नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपन देख रहे हैं अपनी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 का ज्योग्राफी सिलेबस विस्तार से चर्चा अपन कर रहे हैं। पहले थ्योरी पर चर्चा करें, उसके बाद में इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन कौन से बनते हैं, कैसे इस प्रश्न बनता है, कैसे उसका उत्तर लिखा जाता है, उस पर विस्तार से अपन चर्चा करें। आज अपन देखने वाले हैं विश्व जनसंख्या। क्या देखेंगे आज अपन? विश्व जनसंख्या की चर्चा अपन विस्तार से करेंगे। जनसंख्या विश्व में उसका वितरण देखेंगे, उसका घनत्व डेंसिटी कहाँ पे सर्वाधिक है और उसमें जो वृद्धि ग्रोथ होती है वो किस प्रकार से होती है। तो ये सभी पहलू आज की इस रिलेशन में टॉपिक रहेंगे। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो वृद्धि के प्रकार इसमें प्राकृतिक वृद्धि है, वास्तविक वृद्धि है, ऋणात्मक धनात्मक की चर्चा भी करेंगे। और विश्व जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो घटक है जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास की चर्चा भी करेंगे। तो सभी पहलुओं पर विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। यदि क्लास आपको अच्छी लग जाए तो सभी साथी चैनल जो है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है, देखते हैं क्या क्या होगा इसके अंदर। देखिए, आज के इस टॉपिक में अपन देखने वाले हैं मुख्य रूप से कौन कौन से बिंदु। तो प्रमुख तथ्य विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि, जनसंख्या का अर्थ और उसका परिभाषा, जनसंख्या किसे कहते हैं। तो एक निश्चित इकाई क्षेत्र में एक समय विशेष में निवास करने वाले लोगों की जो कुल संख्या है वहां की जनसंख्या कहलाती है। इसको डिफाइन करेंगे अपन। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो जन्म दर, मृत्यु, प्रवास पर चर्चा करेंगे। जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार की होती है, वृद्धि कहते किसे हैं, तो इस पर अपन प्राकृतिक वृद्धि, वास्तविक वृद्धि उस पर चर्चा करेंगे। और घनत्व उस पर चर्चा करेंगे। और जनसंख्या नियंत्रण को या जनसंख्या को नियंत्रित करने के कौन से उपाय हो सकते हैं, और माल्थस का सिद्धांत, थॉमस माल्थस जो है उसका सिद्धांत क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे। चलो अपने बिंदु पे पहुंचते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहीं से बन जाता है कि राल्फ वाल्डो इमर्सन का कथन दे रखा है। इमर्सन जो थे वो अमेरिकन प्रोफेसर थे और इन्होंने विश्व जनसंख्या के वितरण के संदर्भ में और विश्व जनसंख्या के संदर्भ में अपने विचार प्रकट किए हैं। और इनका विचार है, इन्होंने कहा है कि स्वर्ण से नहीं, क्या कहा है इन्होंने, कि स्वर्ण से नहीं बल्कि स्वर्ण से नहीं बल्कि स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र महान बनता है। कितनी अच्छी लाइन कही है कि सिर्फ सोने से एक राष्ट्र महान नहीं बनता, स्वर्ण से नहीं बल्कि एक राष्ट्र महान बनता। तो किससे बनता है? स्त्री और पुरुषों से। किससे बनता है? स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र जो है वो महान बनता है। बशर्ते कब, किस कंडीशन में महान बनता है, तो इसमें अपन लिखेंगे सत्य समान की खातिर जो डटे रहे, सत्य समान की खातिर जो डटे रहे, कष्ट झेलते रहे और परिश्रम करते रहे। भाई जो परिश्रमी होंगे और अपने समान के लिए कष्ट झेलते रहेंगे, अपने लक्ष्य पर अडिग रहेंगे, और जब अन्य निंद्रामग्न होते हैं, बाकी लोग सो रहे होते हैं, है ना, जब बाकी लोग कोई विचार नहीं कर रहे होते हैं, तभी भी वो कुछ ना कुछ अपने लिए कर रहे होते हैं, देश के लिए कर रहे होते हैं, तो साहस दिखाते हैं। जब अन्य भाग खड़े होते हैं, और तब ऐसे लोग राष्ट्र के स्तंभों को गहरी नींव डालते हैं, क्योंकि जब लोग भाग जाते हैं तब ये खड़े रहते हैं, अडिग रहते हैं और आकाश तक इस देश को ऊंचा उठाते हैं। तो ऐसे लोग राष्ट्र को महान बनाते हैं। कथन किसका है? राल्फ वाल्डो इमर्सन का। किसका कथन है? राल्फ वाल्डो इमर्सन का कथन है कि ऐसे लोग राष्ट्र को क्या बनाते हैं? महान बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। नहीं, ये तो नहीं होगा। कलर देखते हैं, हाइलाइटर। ये भी अच्छा नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये भी अच्छा नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि राष्ट्र महान किन से बनता है? राष्ट्र महान बनता है अपने लोगों से। किसने कहा? इमर्सन ने कहा। ठीक है, अगला बिंदु आता है
जनसंख्या। अब इसको डिफाइन करेंगे अपन, जनसंख्या कहते किसे। तो जनसंख्या की जब बात आती है तो एक निश्चित समय विशेष में निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या जनसंख्या कहलाती है। अब कुल संख्या का मतलब जैसे कोई निश्चित क्षेत्र कौन सा हो गया, जैसे अपन ने कह दिया कि भारत की जनसंख्या बताओ, तो भारत की सीमाएं निश्चित है, एक देश है। हमने कह दिया कि राजस्थान की जनसंख्या बताओ, ये एक स्टेट है ना। अब एक समय विशेष, जैसे हमने पूछ लिया कि 2001 में जनसंख्या कितनी थी, 2011 में जनसंख्या कितनी थी, है ना। तो ये एक समय विशेष हो गया। तो एक किसी निश्चित समय विशेष में एक निश्चित क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या वहां की क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। इस संदर्भ में सन 2011 में संपूर्ण विश्व की बात करें तो 700 करोड़ लोग थे। 2025 में 781.8 करोड़ लोग हो गए संपूर्ण विश्व में, है ना। 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई, यानी 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व जनसंख्या कितनी थी, 600 करोड़ से अधिक। सन 2011 में 700 करोड़ थी, 2025 में आते आते कितनी होगी, 781.8 करोड़ के आसपास। इसका मतलब काफी तेजी से जनसंख्या विश्व की बढ़ रही है। फिर आता है विश्व जनसंख्या का असमान वितरण। अपन देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में जनसंख्या है असमान रूप से बटी हुई है, और असमान रूप से बटी हुई है, इसका पीछे कारण क्या है कि संपूर्ण विश्व में जनसंख्या असमान रूप से बटी हुई है, सभी जगह लोग एक समान नहीं रहते। हम देख रहे हैं काफी ऐसे प्रदेश है जो काफी सघन बसे हुए हैं, काफी प्रदेश है जो काफी विरल बचे हुए हैं। ऐसा क्यों? तो हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे तो अपन देखेंगे कि एशिया की जनसंख्या के संदर्भ में जॉर्ज बी क्रेशे कहते हैं, यहां से प्रश्न आता है कि जॉर्ज बी क्रेशे ने एशिया की जनसंख्या के वितरण के संदर्भ में क्या कहा है, या यूं पूछ लिया जाता है कि जॉर्ज बी क्रेशे का कथन क्या है, या यूं पूछ ले कि जॉर्ज बी क्रेशे ने कहा है कि एशिया में बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं और बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं। तो यह कथन किसका है, जॉर्ज बी क्रेशे का। तो ये पूछ ले तो ये भी आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। तो अब जॉर्ज बी क्रेशे का कथन एशिया के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण रहा है ना। तो जॉर्ज बी क्रेशे ने कहा कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। अब ये जॉर्ज बी क्रेशे का संबंध कहां से है, तो यदि इनका संबंध की चर्चा करें तो इनका संबंध अमेरिका से है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका के भूगोलवेत्ता मुख्य रूप से रहे हैं और इन्होंने जनसंख्या वितरण के संदर्भ में अपने विचार दिए हैं। उसके बाद में अगला आता है विश्व जनसंख्या वितरण का प्रारूप। अब जनसंख्या वितरण प्रारूप की चर्चा साथियों अपन करते हैं तो अपन देखेंगे कि संपूर्ण विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान रूप से है। ऐसे के संदर्भ में जॉर्ज बी क्रेशे का अपन देख ही लिया। फिर भी अपन देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में 90% भाग ऐसे हैं जहां पे मात्र 10% लोग निवास करते हैं, और 10% भाग ऐसे हैं जहां पे 90% लोग निवास करते हैं। विश्व के निम्न 10 देशों में विश्व की 60% आबादी निवास करती है। अब वो 10 देश कौन से जहां विश्व की 60% आबादी निवास करती है, तो चीन है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, बांग्लादेश है, रूस और मैक्सिको है। तो ये ऐसे देश है ना, जहां पे विश्व की बहुत अधिक आबादी निवास करती है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, ठीक है ना। दूसरा सेकंड स्थान भारत का है, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका है, इंडोनेशिया है, ये क्रमशः आते हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे तो अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है ना। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। तो यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या अफ्रीका की निवास करती है, इसके बारे में पूछा भी गया प्रश्न है पिछली बार, है ना। जैसे बांग्लादेश है, सर्वाधिक विश्व का घनत्व है, विश्व का सर्वाधिक घनत्व है कहाँ है, बांग्लादेश के अंदर है। तो ये चीजें आपको पता होनी जरूरी है। घनत्व डेंसिटी की बात अपन करेंगे तो विश्व जनसंख्या घनत्व जो पॉपुलेशन डेंसिटी है विश्व की, तो घनत्व में होता है प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की औसत संख्या। तो इसमें अपन डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे साथियों कि किसी निश्चित इकाई क्षेत्र में निवास से एक समय विशेष में निवास करने वाले लोगों की औसत संख्या वहां का घनत्व कहलाती है। इसे प्रति वर्ग किलोमीटर के
रूप में अपन लिखते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर, इस रूप में मापते हैं इसको। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, इस रूप में इसको अपन मापते हैं। तो इसे प्रति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है और इसका निकालने का जो सूत्र है, कैलकुलेट अपन करेंगे इसको, तो कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। अब उदाहरण एग्जांपल यदि इसका अपन लेंगे, जैसे ए प्रदेश है, ए प्रदेश में यदि 10,000 लोग निवास करते हैं, यहाँ की जनसंख्या 10,000 है, ठीक है, और ये एरिया जो मुख्य रूप से है सौ वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। एरिया कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर यहाँ का। तो अब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, सूत्र क्या हो जाएगा, कुल जनसंख्या। तो यहाँ की कुल जनसंख्या कितनी है और उसके बाद में कुल क्षेत्रफल, कुल एरिया जो है वो आ जाएगा। तो अपन लिखेंगे 10,000 डिवाइड बाई 100, 2 शून्य से 2 शून्य, कितने लोग हो गए, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, ये इसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से कई बार कैलकुलेशन भी पूछ लेते हैं, है ना, तो आपको छोटा प्रश्न आ जाता है तो अवय शब्द में पूछ लेते हैं, तो आपको लिखना होता है कि इस प्रकार से इसको अपन लिखते हैं। फिर आता है घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या वितरण जो है उसको प्रभावित करने वाले जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। तो इसमें काफी लोग किसी प्रदेश में अधिक रहते हैं, किसी प्रदेश में कम रहते हैं, तो कहाँ अधिक कहाँ कम रहते हैं देखते हैं। घनत्व समझ के अब आता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। घनत्व आ गया इसमें, यहां अपन लिखेंगे जनसंख्या वितरण, किसको, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। यानी संपूर्ण विश्व में जनसंख्या असमान रूप से वितरित है, कहीं लोग ज्यादा निवास करते हैं, कहीं कम निवास करते हैं। ऐसा क्यों, क्या कारण है कि लोग कुछ प्रदेशों को ही अपने निवास के लिए चुनते हैं और कुछ प्रदेशों को नहीं चुनते, है ना। अब अपन देखते हैं मानचित्र के अंदर कि ऐसे कौन से लोग हैं जहां लोग अधिक निवास करते हैं। तो मानचित्र में यदि अपन देखेंगे कि यहाँ यदि अपन पाएंगे कि इधर से अपनी भूमध्य रेखा गुजरती है, संपूर्ण विश्व में इधर से भूमध्य रेखा गुजरती है 0 डिग्री वाली, ठीक है, यहां से भूमध्य रेखा गुजरती है और कर्क रेखा लगभग भारत को 2 भागों में बांटती है। इसका मतलब यहां से कर्क रेखा गुजरती है, यह 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा उत्तर गोलार्ध के अंदर, है ना। अब इसमें अपन देख रहे हैं, अब 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध, यहाँ पे मकर रेखा जो है ना 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध के अंदर। अब विश्व का सबसे सघन बसा हुआ जो प्रदेश कौन सा है, विश्व में सघन बसे प्रदेश की यदि अपन बात करेंगे तो यही इलाका है जो विश्व में सबसे सघन बसा हुआ है। कौन सा, तो कौन सा प्रदेश है, तो अभी बताता हूं मैं आपको, ये वाला इलाका, यानी ये जो भाग है, अच्छा मैप नहीं आया क्या, ये वाला जो भाग है वो विश्व का काफी सघन बसा हुआ है। यहां अपन देखेंगे तो विश्व का काफी सघन प्रदेश है, मार्कर कहां चला गया, ये यानी उष्ण कटिबंध कहते हैं इसको, है ना। तो ये वाला भाग जो है वो विश्व का सबसे सघन बसा हुआ प्रदेश है ना, कर्क और मकर रेखाओं के बीच में। इसके अलावा यूरोप में अपन चलेंगे तो भूमध्य सागर के आसपास वाला ये एरिया जो काफी सघन बसा हुआ है। अब काफी कम लोग कहाँ निवास करते हैं, तो अपन देखेंगे कि ये ग्रीनलैंड वाला इलाका है, साइबेरिया वाला इलाका है ना, ये यहाँ पे न्यून जनसंख्या है, सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। अब इसके पीछे कारण क्या है कि एरिया जो है काफी शीत है, काफी ठंडा है ना, और मिट्टी का अभाव मुख्य रूप से है, कृषि कार्य संभव नहीं है, इस कारण से इस प्रदेश में लोग कम निवास करते हैं। अब अफ्रीका के दक्षिणी भाग में जैसे यहाँ कम लोग निवास करते हैं, है ना, तो इसका कारण है जैसे अंटार्कटिका है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी निर्जन पूर्णतः महाद्वीप है, यहाँ कोई लोग निवास करते ही नहीं है क्योंकि बर्फ से ढका हुआ है। तो ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे लोग कम निवास करते हैं। तो सही कहा है
कि विश्व में 10% भाग ऐसे जहां पर 90% लोग रहते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? तो सबसे पहले इसको अपन 3 भागों में बांटते हैं और ये पहला भाग आता है भौतिक कारक। भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं? इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं अवस्थिति। किसी भाग विशेष की अवस्थिति यानी उसकी स्थिति कहां पे है पृथ्वी के ऊपर। विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में निवास करती है ना। उपोष्ण कटिबंधीय हो सकता है, शीतोष्ण कटिबंध हो सकता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में लोग कम निवास करते हैं। भूमध्य रेखीय और उच्च अक्षांश में कम जनसंख्या निवास करती है। भूमध्य रेखीय यानी 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में लोग कम रहते हैं। दूसरा आता है भू आकृति। विश्व की जनसंख्या सर्वाधिक जो है मैदानों में निवास करती है। तो कितने परसेंट? 41% भाग विश्व का मैदानी है और यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या नदियों के द्वारा निर्मित मैदानों में निवास करती है। पर्वत, पहाड़ क्षेत्र लोगों के रहने के लिए अनुकूल नहीं है, अनुकूल नहीं है। यहाँ कोई लोग निवास नहीं करते हैं, कम निवास, बहुत कम है ना, कम घनत्व, क्योंकि यहाँ परिवहन है, संचार है, उद्योग है, इनका विकास से संभव नहीं है, विकास कम होता है। इसलिए इस भाग में लोग, किसमें? पहाड़ी भाग में लोग कम निवास करते हैं। मैदानी भाग जो होता है उसमें परिवहन संचार का विकास अच्छा होता है, इसलिए मैदानी जो प्रदेश है यहाँ पे लोग अधिक निवास करते हैं। अब देखते हैं अपन, मैंने कहा था विश्व कौन सा भाग सघन आबाद है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया। अब यहाँ सर्वाधिक विश्व की जनसंख्या निवास करती है इस भाग में। आपको पता है चीन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, भारत दूसरे नंबर का है, बांग्लादेश जो है वो विश्व में घनत्व में सर्वाधिक है ना, मलेशिया काफी जनसंख्या वाला देश है, ठीक है ना, और संयुक्त राज्य अमेरिका ये काफी सघन बसा हुआ है यहाँ पे। तो ये प्रदेश है काफी सघन बसे हुए हैं। ये चीन आ गया, भारत आ गया, बांग्लादेश आ गया, सर्वाधिक घनत्व वाला पाकिस्तान आ गया, मलेशिया आ गया, इंडोनेशिया। तो ये प्रदेश है काफी अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश है। फिर जलवायु भी प्रभावित करती है भौतिक कारकों में। तो जलवायु किस प्रकार से प्रभावित करती है? तो विश्व की अधिकतम जनसंख्या शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में निवास करती है। इसके अलावा मानसूनी क्षेत्र भी मानव आवास के लिए उत्तम माने जाते हैं, ठीक है ना। भूमध्य सागर जलवायु प्रदेशों में सुगत जलवायु के कारण काफी लोग निवास करते हैं। भूमध्य सागर जो है उसके आसपास में यूरोपीय जनसंख्या का अधिकतर भाग भूमध्य सागर के आसपास वाले देशों में है, चाहे आप स्पेन में है, पुर्तगाल है, ब्रिटेन है, फ्रांस है ना, इटली है, स्विट्जरलैंड है, यहाँ सबसे अधिक लोग निवास करते हैं। फिर आता जलापूर्ति, वाटर सप्लाई, ये भी महत्वपूर्ण है। तो मानव के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल का होना बहुत जरूरी है ना, और जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी है ये। अतः प्राचीन नगर जितने भी थे वो नदी घाटियों के अंदर बसे, और जितने भी विश्व की नदी घाटियां हैं वो सघन बसी हुई है, पता ही आपको। इसलिए जलापूर्ति भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आज भी हम देखते हैं कि जहां जहां जल की आपूर्ति है विश्व में सबसे अधिक जो बड़े नगर है वहीं पे आपको मिलेंगे। या फिर तटीय भाग जो विश्व के है, तटीय भाग, यहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। तटीय भागों में जनसंख्या है वो ज्यादा निवास करती है, बशर्ते जो पहाड़ी क्षेत्र है, मुर्सली प्रदेश है, वहां जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। पांचवा बिंदु इसमें आता है मिट्टियां। मिट्टियां जो है उपजाऊ मिट्टी वाली जो प्रदेश है, विशेष रूप से जो जलोढ़ दोमट मिट्टी होती है, जलोढ़ या दोमट मिट्टी जो होती है यह कृषि के लिए मिट्टी आधार होती है। तो ये जो दोमट मिट्टी है उसमें बहुत अच्छी उत्पादकता होती है, अच्छी कृषि होती है। तो ऐसे प्रदेशों में लोग अधिक निवास करते हैं। तो मिट्टियों में अपन क्या लिखेंगे? जो दोमट और जलोढ़ मिट्टी है, कछारी मिट्टी है, वो लोगों के रहने के लिए अनुकूल होती है। ये कहाँ मिलती है? मुख्य रूप से नदियों के द्वारा सिंचित प्रदेशों में, प्रवाहित प्रदेशों में, जहां नदियां हर वर्ष एक नई मिट्टी का निक्षेप करती है, वहां ये मिट्टियां मिलती है। अब कौन सी ऐसी मिट्टियां हैं? जैसे कि मरुस्थलीय मिट्टी, यहाँ लोग बहुत कम निवास करते हैं, यानी यहाँ कोई लोग निवास नहीं करते। यानी मरुस्थलीय मिट्टी वाला जो प्रदेश है वहां कोई लोग निवास नहीं करते।
क्योंकि यहाँ पे उत्पादकता नहीं पाई जाती। या कोई कंकरीली पथरीली मिट्टी है या पहाड़ी मृदा जो है, पहाड़ी जो ढाल है जहाँ पे मिट्टी की परत बहुत कम पाई जाती है, वहां पर भी लोग कम निवास करते हैं। फिर दूसरा कारक जो है प्रकार इसका आता है, उसका नाम है आर्थिक कारक। तो इकोनॉमिक फैक्टर कौन से होते हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? तो इसमें सबसे पहले खनिज संसाधन। अब फिजिकल कारकों के साथ साथ में खनिज संसाधन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफी ऐसे प्रदेश है जहां पे लोग मिट्टी न होते हुए भी, जलवायु न होते हुए भी, जलापूर्ति न होते हुए भी निवास करते हैं। तो उसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु आता है, वहां उपलब्ध खनिज जो है वो काफी अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। तो खनिज दृष्टि से संपन्न भागों में लोग अधिक निवास करते हैं। खनन और औद्योगिक क्षेत्र रोजगार को उपलब्ध करवाते हैं, अतः वहां पे कुशल और अकुशल श्रमिक है आसानी से निवास करते हैं। तो ऐसे प्रदेश जो खनिज के कारण संपन्न है, तो मुख्य रूप से कौन सा हो गया? जैसे भारत के अंदर जमशेदपुर सांकची गांव जो है वो काफी पठारी प्रदेश था, लेकिन वहां पे लोहा उत्खनन के कारण काफी प्रसिद्ध हो गया। वही झारखंड जो है, झारखंड पूरा का पूरा पठारी भाग था, लेकिन झारखंड के अंदर मुख्य रूप से कोयला उत्खनन के कारण काफी आबाद हो गया, है ना। तो ऐसे क्षेत्र जो है मुख्य रूप से खनिजों के कारण काफी आबाद हुए। राजस्थान के अंदर अपन देखेंगे तो बाड़मेर और जैसलमेर का इलाका, बाड़मेर व जैसलमेर, किसी समय विशेष में यहाँ लोग नहीं रहते थे, लेकिन आज यहाँ जनसंख्या घनत्व बढ़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तेल और गैस निकली है, तो जनसंख्या घनत्व है काफी बढ़ा है। उसके बाद में अफ्रीका की कटंगा व जाम्बिया तांबा पेटी। अफ्रीका महाद्वीप में अपन चलेंगे तो कटंगा और जाम्बिया जो तांबा पेटी है, यह पेटी है काफी सघन आबाद है। किसके कारण? सिर्फ खनिजों के कारण है ना। किसके कारण प्रसिद्ध है? खनिजों के कारण काफी आबाद है। चलो अगला आता है बिंदु में आर्थिक कार्य में खनिज संसाधन। दूसरा आता है औद्योगिक विकास, औद्योगिकरण। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है औद्योगिकरण भी। इस कारण से भी लोग काफी किसी प्रदेश विशेष में निवास करते हैं, क्योंकि उद्योग क्या करता है? लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है। तो औद्योगिक की दृष्टि से संपन्न प्रदेश है, जो खनिज दृष्टि से संपन्न है, औद्योगिक दृष्टि से भी काफी संपन्न हो जाते हैं। तो औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर प्रदान करती है और बड़ी संख्या में लोगों को वहां पे आकर्षित करती है। तो जो औद्योगिक दृष्टि से संपन्न प्रदेश है वहां लोग ज्यादा निवास करते हैं। उदाहरण के लिए जापान का कोबे ओसाका प्रदेश जो है, ये काफी प्रसिद्ध हुआ है सूती वस्त्र के कारण, है ना। सूती वस्त्र के कारण ये काफी प्रसिद्ध हुआ है और यहाँ लोग जाकर के काफी सघन बसे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को क्या मिला है? यहाँ पे रोजगार मिला। तो रोजगार के जो अवसर जहां पे मिलते हैं उस प्रदेश को लोग अपने लिए अधिक चुनते हैं। फिर आता है नगरीकरण। इसमें नहीं लिखा क्या? अच्छा, आगे आता है नगरीकरण। तीसरा बिंदु इसमें आता है नगरीकरण, मैं लिख देता हूं। तो नगरीकरण जो है, शहरीकरण है, ये भी कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो शहर का जो आकर्षण है, जैसे अच्छी शिक्षा, हायर एजुकेशन के लोग कहाँ जाते हैं? शहरों में। चिकित्सा सुविधाएं अच्छी हो, अच्छा रोजगार मिले, परिवहन और संचार के साधन अच्छे हो, है ना। तो ऐसे प्रदेशों को लोग अधिक चुनते हैं। तो ऐसे लोग सारी फैसिलिटी कहाँ मिलती है? एक नगर में मिलती है ना। तो इन सभी सुविधाओं के कारण नगर लोगों को आकर्षित करते हैं, नगर लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक है ना। ये सारी फैसिलिटी है, इसके कारण नगर भी लोगों को आकर्षित करते हैं। तो ये भी एक कौन सा कारक है? आर्थिक कारक। फिर अगला कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। ये जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक मुख्य रूप से है, ये किस तरह से लोगों को प्रभावित करता है? तो इसमें अपन क्या लिखेंगे? इसमें अपन लिखेंगे कि लोग अपने समाज
या सांस्कृतिक दृष्टि से समान क्षेत्र में निवास करने के लिए खुश होते हैं। आप किसी प्रदेश में प्लॉट लेते हैं तो आप कहाँ किस जगह को अधिक पसंद करेंगे, जहां पे लोग आपके समाज के ज्यादा रहते हैं, आपकी कम्युनिटी के लोग अधिक मिलते हैं, आपके धर्म के लोग अधिक मिलते हैं, वहां पे आप अपने आप को सेफ समझते हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक जो कारक है बड़ा महत्वपूर्ण है जनसंख्या वितरण के लिए। और दूसरा सांस्कृतिक कारक जो है वो भी कहीं ना कहीं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। काफी धार्मिक जो आस्था की स्थल है वो आज काफी सघन आबाद है। जैसे मान लिया कोई हिंदू धर्म की आस्था का जो केंद्र है वहां पे हिंदुओं की जनसंख्या अधिक मिलेगी आपको। यदि कोई मुसलमान या मुस्लिम धर्म की आस्था का केंद्र है तो वहां पे उनकी आबादी अधिक मिलेगी। कहीं ईसाइयों का केंद्र आस्था केंद्र है तो वहां ईसाइयों की आबादी आपको ज्यादा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है वो भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं और लोग अपने सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र है उसको चयन करते हैं अपने निवास के लिए, है ना। और ऐसे प्रदेश है वो सघन बसे होते हैं। उसके बाद में है जनसंख्या वृद्धि। वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, किसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि? तो जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में अपन कहेंगे, किसे कहेंगे जनसंख्या वृद्धि? तो दो समय अंतरालों के बीच किसी निश्चित सीमांकित क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। अब दो क्षेत्र है, एक दो समयांतरालों के बीच, जैसे मैंने कह दिया कि एक भारत की 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या का जो अंतर रहेगा ये दो समय अंतराल हो गए, है ना। तो इस समय भारत जनसंख्या जो है लगभग 19 करोड़ बढ़ी, है ना। तो ये 19 करोड़ भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि हो गई। 10 साल में कितनी बढ़ी? 19 करोड़। ये तो ये क्या होगी अपनी 10 की वृद्धि होगी। तो दो समय ये हो गए, दो समय सीमाएं होगी, इनके बीच में किसी निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, किसी कारण जनसंख्या घट भी कर सकती है, लोग प्रवास कर जाते हैं या महामारियां फैल जाती है तो जनसंख्या वृद्धि दर है वो घट जाती है। जब जनसंख्या की वृद्धि ऋणात्मक होती है और जब जन्म दर अच्छी होती है, लोग बाहर से आकर के बस जाते हैं तो जनसंख्या बढ़ जाती है ना। तो उसको अपन धनात्मक वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि को निकालने के लिए वर्तमान जनसंख्या जो है उसमें प्रारंभिक जनसंख्या उसको घटा देते हैं। जैसे भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 121.02 करोड़ लोग थे और 2001 में 102.07 करोड़ लोग थे। वर्तमान में जो वृद्धि दर्ज की गई वो 18.15 करोड़ वृद्धि दर्ज की गई एनसीईआरटी बुक के अनुसार। राजस्थान बोर्ड में एनसीईआरटी बुक चलती है उसके अनुसार ये आंकड़ा दे रखा है, ठीक है ना। अब जनसंख्या वृद्धि के प्रकार देखे गए तो यहाँ पे जनसंख्या के प्रकार वृद्धि में मुख्य रूप से दो प्रकार यहाँ दे रखे हैं। एक का नाम है प्राकृतिक वृद्धि और एक का नाम है वास्तविक वृद्धि। दोनों को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे अपन? तो प्राकृतिक वृद्धि जो है उसमें अपन क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि जन्म दर व मृत्यु दर का अंतर प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। किसी निश्चित क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय विशेष में जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर क्या कहलाता है? प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। चाहे वो ऋणात्मक है या धनात्मक, लेकिन वो प्राकृतिक वृद्धि है। जब बात वास्तविक वृद्धि की आ जाती है, यहां से प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिंदु। जब वास्तविक वृद्धि की बात आती है तो जन्म किसी निश्चित क्षेत्र विशेष में जन्म और मृत्यु दोनों का जो डिफरेंस है उसमें प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, वहां पर आने वाले और वहां से जाने वाले लोगों का अंतर, आप्रवास माइनस उत्प्रवास, है ना। तो इसको अपन वास्तविक वृद्धि कहते हैं। और यहां से यह प्रश्न इंपॉर्टेंट आया था कि अभिप्रेरित वृद्धि किसे कहते हैं। ये लाइन बहुत अच्छी है कि अभिप्रेरित वृद्धि किसे कहते हैं। तो अभिप्रेरित वृद्धि कौन सी होती है? मुख्य रूप से वास्तविक वृद्धि, ठीक है ना। क्योंकि ये आप्रवास और उत्प्रवास किसी स्थान की विशेषताओं से या वहां की समस्याओं से प्रेरित है, इसलिए इसको अभिप्रेरित वृद्धि भी कहा जाता है। फिर अगले दो टाइप आगे जनसंख्या, धनात्मक वृद्धि अभी मैंने बताया था, धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि। तो धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि में क्या अंतर होता है? तो जब दो समय अंतरालों के बीच में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, देखिए जन्म लेने वाले लोग ज्यादा हो या उसके साथ में स्थायी आप्रवासी ज्यादा हो और उत्प्रवासी कम हो, तब जनसंख्या बढ़ती है और बढ़ती है उसको अपन बोलते हैं धनात्मक वृद्धि। क्या बोलते हैं? धनात्मक वृद्धि। और एक समय ऐसा आता है जब जनसंख्या दो समय अंतरालों के बीच में जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है, यानी जन्म लेने वाले कम है, या फिर
स्थायी उत्प्रवास हो जाता है, लोग उस मूल स्थान को छोड़ के अन्य तरह चले जाते हैं, आप्रवासियों की संख्या घट जाती है। उस कंडीशन में जनसंख्या जो है उसमें कमी हो जाती है, ऋणात्मक कमी को दर्शाती है, तो उसको अपन बोलते हैं जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। ठीक है ना, तो यहां से अपन आसानी से लिख देंगे। फिर आता है जनसंख्या वृद्धि की दर। अब दर निकालने के लिए वृद्धि बटा प्रारंभिक जनसंख्या इनटू 100 करते हैं, इसका सूत्र है। अब यहां पे प्रश्न यदि अपन लेते हैं, माना जयपुर में 2001 से 2011 के बीच में जो वृद्धि दर्ज की गई थी वो कितनी थी, मान लिया 100, ठीक है ना, 100 की वृद्धि हुई। अब 2001 में जनसंख्या कितनी थी जयपुर की, माना कि वहां पे 1000 लोग निवास करते थे। अगला बिंदु आता है, दर तो ज्ञात करना सीख गए होंगे आप। अब जनसंख्या परिवर्तन के घटक, तो ये घटक यहां से भी प्रश्न आता है कि जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। जो भी प्रश्न बनेंगे सब बताऊंगा मैं आपको, इसकी पीडीएफ भी दूंगा और साथ साथ में आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा ना, कैसे इसको सरल करते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं। कितने घटक दे रखे हैं अपन ने यहाँ पे, 3 घटक। 3 कौन कौन से हैं, एक तो जन्म दर, एक मृत्यु दर, एक प्रवास। प्रवास किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अपने मूल स्थान को छोड़कर नए प्रदेश में चले जाना, प्रवास कहलाता है। अब सबसे पहले है जन्म दर, इसको बोलते हैं अशोधित जन्म दर, CBR, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट जो है ना, अशोधित जन्म दर, यह कैसे निकालते हैं, किसे कहते हैं, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे कि प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या के रूप में इसको लिखा जाता है ना। प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा एक वर्ष में टाइपिंग मिस्टेक है, में जन्म दिए गए जीवित बच्चे किसमें शामिल करेंगे, अशोधित जन्म दर में शामिल करेंगे। ठीक है, अब इसकी गणना कैसे करेंगे, तो किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, मान लिया ये 10, किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य में जनसंख्या, मान लिया वर्ष के मध्य में जनसंख्या 100, ठीक है, और गुणा 1000, यानी प्रति 1000 पर इसको निकाला जाता है अशोधित जन्म दर को। ठीक है ना, अब देखिए इसमें 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, कितने बड़े लोग यहाँ पे, अशोधित जन्म दर कितनी आ गई, 100 प्रति 1000। ठीक है ना, तो 100 प्रति 1000 का मतलब 100 पे 10 बड़े 10% हो गए ना, इस प्रकार से इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर आता है अशोधित मृत्यु दर, अशोधित मृत्यु दर, CBR, क्रूड CDR, डेथ रेट, क्रूड डेथ रेट, CDR व्यक्त करेंगे इसको ना। तो किसी वर्ष विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मरने वालों की संख्या क्या कहलाती है, अशोधित मृत्यु दर कहलाती है।
अशोधित मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अशोधित मृत्यु दर किसे कहेंगे, तो किसी वर्ष विशेष में प्रति हजार जनसंख्या के पीछे किसी क्षेत्र विशेष में मरने वालों की कुल संख्या। ठीक है ना, अब इसमें गणना कैसे करेंगे, तो किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, वही बात है, जन्म किसी क्षेत्र विशेष में के मध्य में वहां की कुल जनसंख्या इंटू 1000। अब इसमें माना कि यहाँ पे 100 व्यक्ति है वो मर गए, कुल जनसंख्या मान लिया 1000 थी। ठीक है ना, तो गुणा 1000, 1000 से 1000 कटा कितने 100, तो यहाँ की CDR क्या होगी, क्रूड डेथ रेट क्या होगी 100 प्रति हजार, 100 प्रति हजार। ठीक है ना, 1000 पे 100 कितना हो गया 10%, है ना, वैसे दर निकालेंगे तो 10%। उसके बाद में आता है जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर और मृत्यु दर, अब जन्म दर किसे कहेंगे, तो अभी देखा था अपन ने, एक वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। विश्व में सर्वाधिक प्रजनन दर अफ्रीका महाद्वीप में है। यह प्रश्न आया हुआ है कि किस महाद्वीप में सर्वाधिक जन्म दर पाई जाती है। अफ्रीका में 2.4 प्रति हजार, है ना, और इसमें यदि देश पूछ ले तो नाइजरिया, उसमें 7.2 प्रति हजार सर्वाधिक बर्थ रेट मिलती है। फिर आता है मृत्यु दर, तो एक वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है ना, तो इसके बारे में अपने बुक में तो दे नहीं रखा है कि मृत्यु दर सर्वाधिक किसी महाद्वीप की है, तो हालांकि ये भी अफ्रीका की ही आपको मिलेगी क्योंकि वहां पे सुविधाएं कम है। तीसरा बिंदु आता है प्रवास, तो प्रवास का सामान्य अर्थ होता है किसी स्थान पर लोगों का गमनागमन, यानी स्थान को छोड़कर नए प्रदेश में जाना, है ना, प्रवास कहलाता है। एक होता है उद्गम स्थान, वह स्थान जहां से लोग दूसरे स्थान को जाते हैं उद्गम कहलाता है। एक गंतव्य स्थान, वह स्थान जहां पर लोग जाते हैं वो गंतव्य होता है। जैसे मैं यहां लिख दूं ए स्थान, यहां से कुछ लोग जा रहे हैं और कहां जा रहे हैं बी स्थान पे, तो ये ए स्थान तो हो गया उद्गम और ये हो गया गंतव्य। इस प्रकार से इसको अपन रख देंगे। ठीक है ना, फिर आता है प्रवास। प्रवास मनुष्य वह संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने के लिए एक स्वतः स्फूर्त प्रयास है। अच्छी लाइन है, प्रयास एक स्वतः, प्रवास एक स्वतः स्फूर्त प्रयास है। लोग क्या करते हैं कि संसाधन है उसके अकॉर्डिंग उनका उपयोग करने के लिए उस प्रदेश में चले जाते हैं। इसके दो पार्ट मिलते हैं, आप्रवास और उत्प्रवास। किसी स्थान विशेष पर आना आप्रवास कहलाता है और किसी स्थान को छोड़ के चले जाना वहां का ये उत्प्रवास कहलाता है। जैसे ए बिंदु है ना, तो यहां से राम चला गया कहां पे बी स्थान पर चला गया। अब राम जो है ए के लिए तो हो गया उत्प्रवासी और ये बी के लिए हो गया आप्रवासी। समझ गए, इस प्रकार से आप्रवास और उत्प्रवास को अपन लिख देंगे। जिस स्थान को अपन छोड़ते हैं वहां के लिए हम उत्प्रवासी, जिस स्थान को अपन जाते हैं उसके लिए हम आप्रवासी हो जाते हैं। फिर है जनसंख्या वितरण में अपन देखते हैं जो प्रवास है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो दो प्रकार से हम इनको डिवाइड करते हैं और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो होता है प्रतिकर्ष कारक, प्रति होता है विपरीत कंडीशन जो हमें किसी स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करे। तो किसी स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले कारक प्रतिकर्ष होते हैं। जैसे बेकारी, अब बेकारी में कौन रहेगा बताओ, निम्न दशाएं, किसी प्रदेश विशेष में जीवन जीने की दशाएं कंडीशंस खराब हो तो वहां कौन रहेगा बताओ। महामारियां फैल जाए तो लोग छोड़ते हैं प्रदेश को। अभी कोरोना में आपने देखा होगा, लोग महामारी कारण है उन भागों को छोड़ दिया जहां पे संक्रमण ज्यादा था। प्राकृतिक आपदाएं जहां अधिक आती है, भूकंप है, ज्वालामुखी, उस प्रदेश में लोग नहीं रहते। प्रतिकूल जलवायु, अति उष्ण, अति आर्द्र, अति शीत प्रदेशों में लोग निवास नहीं करते। तो ये सभी कारक कौन से होते हैं, प्रतिकर्ष। प्रतिकर्ष का मतलब किसी स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले। एक होता अपकर्ष,
अपकर्ष कारक कौन से होते हैं? जो किसी स्थान पर आकर्षित करने वाले कारक, है ना, लोगों के अपनी ओर खींचते हैं, ऐसे कारक जिसमें उच्च जीवन स्तर, लोगों का जीवन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो, अच्छी शिक्षा वहां पे मिलती हो, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं वहीं पे हो, रोजगार के अवसर अच्छे उपलब्ध हो, शांत वातावरण हो, लड़ाई झगड़ा दंगा नहीं हो और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित प्रदेश हो। तो ऐसे प्रदेश में लोग अधिक निवास करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यह प्रदेश जो है लोगों के रहने के लिए अनुकूल माना जाता है। तो ये सभी कारक कौन से? अपकर्ष कारक। अब कुछ फैक्ट है विश्व जनसंख्या के संदर्भ में, उन पर चर्चा कर लेते। पिछले 500 वर्षों में विश्व की जनसंख्या 10 गुना बढ़ी है, ये राइट है। अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है। 500 वर्षों में 10 गुना, अकेले 20वीं शताब्दी में 4 गुना बढ़ी। ऐसा क्यों? क्या कारण है कि 20वीं शताब्दी में विश्व जनसंख्या है उसमें अकेले 20वीं शताब्दी में 4 गुना वृद्धि होगी और पिछली 5 शताब्दियों में सिर्फ 10 गुना बढ़ी? तो इसका कारण यह था कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और प्रौद्योगिकी विकास, प्रौद्योगिकी विकास के कारण मुख्य रूप से अच्छी सुविधाएं बढ़ गई और सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी, जनसंख्या में मृत्यु दर है वो नियंत्रित हो गई, है ना। लोग अब एक जो ज्यादा मर रहे थे बीमारियों से, महामारियों से, भूखमरी से, वो बंद हो गए, इसलिए जनसंख्या तेजी से बढ़ी। फिर अब प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग पूर्व जनसंख्या में जुड़ जाते हैं, ये भी एक सही फैक्ट है, ठीक है ना। फिर आता है जनसंख्या संक्रमण। किसे कहेंगे जनसंख्या संक्रमण? बहुत बार यह प्रश्न पूछ लेते हैं लेकिन उत्तर लिखना नहीं आता हमें, तो कैसे लिखेंगे इसका उत्तर अपन? तो जनसंख्या संक्रमण के संदर्भ में अपन लिखेंगे, इसका उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन के लिए या पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। संक्रमण एक चक्र है जिसमें क्या होता है, जैसे ग्रामीण जनसंख्या वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? नगरीय में, है ना। अशिक्षित जनसंख्या किस में कन्वर्ट हो जाती है? शिक्षित में, ठीक है। और खेतीहर जनसंख्या जो प्राथमिक क्रिया में संलग्न होती है वो किस में? औद्योगिक। अब बताओ क्या कहेंगे? संक्रमण किसको कहेंगे? जब जनसंख्या ग्रामीण अशिक्षित और खेतीहर से नगरीय शिक्षित और औद्योगिक के स्वरूप में बदल जाए, है ना, यह स्वरूप है वो ले ले, तो ऐसी जनसंख्या है उसको अपन, या ये जो परिवर्तन है, ये जो संक्रमण है, इसको जनसंख्या संक्रमण कहा जाता है। अब एक संक्रमण सिद्धांत दे रखा, उसमें एक डायग्राम आपके समक्ष है। 3 अवस्थाएं संक्रमण की ली है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। पहली अवस्था जो है उसमें हम देख रहे हैं कि एक साइड में जन्म दर का ग्राफ है, यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर का ग्राफ दिखाया गया है ऊपर की ओर। हम देख रहे हैं जो पहली अवस्था, प्रथम अवस्था में उसमें आ रहे हैं बांग्लादेश के वर्षा वाले वन के आदिवासी लोग। इन लोगों में अपन देख रहे हैं कि जन्म दर, एक ये रेखा जो है वो जन्म दर को दर्शाती है, दूसरी वाली रेखा है मृत्यु दर को दर्शाती, ठीक है ना। तो इसमें दोनों जन्म दर और मृत्यु दर दोनों यहाँ साथ साथ चलती है, काफी ऊंचाई पर चलती है, और इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेज पर जन्म दर भी ऊंची होती है और मृत्यु दर भी ऊंची होती है जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था में, ठीक है। और प्राकृतिक वृद्धि भी न्यून, वास्तविक वृद्धि भी न्यून होती है। फिर दूसरी अवस्था में अपन चलते हैं। तो दूसरी अवस्था जो है, उस अवस्था के अंदर यदि अपन जन्म दर की बात करेंगे तो जन्म दर है वो इसमें काफी बढ़ी रहती है और मृत्यु दर काफी गिर जाती है ना। जन्म दर तो काफी बढ़ी रहती है और मृत्यु दर काफी गिर जाती है। तो यहाँ डायग्राम में आपको दे रखा है, ये जन्म दर है वो तो वैसी चल रही है यहाँ पर, लेकिन मृत्यु दर है, ये मृत्यु दर है यहाँ अचानक ये नीचे आ गई, यहाँ से आई। इसका मतलब इसमें जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर क्या कहलाता है? प्राकृतिक वृद्धि। तो इसका मतलब प्राकृतिक वृद्धि का ग्राफ यहाँ पे काफी ज्यादा होता है। तो किस अवस्था में प्राकृतिक वृद्धि ज्यादा होती है? तो द्वितीय अवस्था में, जनसंख्या संक्रमण की सेकंड अवस्था में प्राकृतिक वृद्धि ज्यादा होती है। अब इसमें पूछ ले कि द्वितीय अवस्था जो जनसंख्या संक्रमण की है उसमें प्रारंभिक स्टेज में कौन से देश है? तो पेरू, दक्षिणी अमेरिकी देश है पेरू। और उसकी अगली अवस्था उसमें कौन है?
तो केन्या और श्रीलंका इसकी लास्ट स्टेप में चल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आता है इसकी तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था मुख्य रूप से जो है, तीसरी अवस्था जो है इसकी चर्चा अपन करेंगे तो अपन पाएंगे इसमें अपन देखेंगे वही बात आ गई ना, जन्म दर भी नीचे आ गई और मृत्यु दर भी नीचे आ गई, दोनों नीचे आ गई, है ना। इसका मतलब इसमें जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है, तो यह विकसित अर्थव्यवस्था का द्योतक है। तो यहाँ विकसित देश आपको मिलेंगे, जिसमें कनाडा, जापान, अमेरिका, ये देश इस अवस्था से गुजर रहे हैं। यहाँ जनसंख्या जो है कई ऐसे देश है उसमें तो ऋणात्मक वृद्धि भी नजर आ रही है। तो ये तीन अवस्थाएं जनसंख्या संक्रमण की है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय अवस्था। समझ गए। प्रश्न क्या बनेंगे वो विस्तार से आपको प्रश्न भी आपको बता दिए जाएंगे। अब इसमें देखो जो अभी आया था बांग्लादेश के वर्षावन, यहाँ पे ये जो महाद्वीप यहाँ पे है बांग्लादेश, सॉरी देश है जो बांग्लादेश से मुख्य रूप से है। तो यहाँ का जो आदिवासी वनों के लोग हैं वो अभी तक संक्रमण की अवस्था की पहली अवस्था से गुजर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे आया था पेरू, तो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका देश है पेरू, यह मुख्य रूप से दूसरी अवस्था की पहली स्टेज में है ना। इसके अलावा अपन ने देखा था श्रीलंका, ये श्रीलंका यहाँ पे है। केन्या अफ्रीका का देश है यहाँ पे केन्या, तो ये मुख्य रूप से सेकंड अवस्था की लास्ट स्टेज में है। फिर अपन ने जापान देखा, ये जापान, हमने अमेरिका देखा, ये सुंतरा जी अमेरिका, हमने इंग्लैंड देखा, ये ब्रिटेन या इंग्लैंड, है ना। तो ये ऐसे देश है जो मुख्य रूप से संक्रमण की तीसरी अवस्था से गुजर रहे हैं, ये विकसित कंट्रियां है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय। ऐसे कौन से कारक है जिसके द्वारा अपन जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या उपाय हमें लगाने चाहिए। बढ़ती जनसंख्या बहुत नुकसानदायक है ना, संसाधनों पर काफी भार बढ़ जाता है, और संसाधनों पर भार बढ़ने से जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या आती है कि देश के अंदर जो संसाधन है वो धीरे धीरे क्षीण होते चले जा रहे हैं, देश का आर्थिक विकास रुक जाता है, देश के अंदर काफी समस्याएं फैल जाती है, जमीन जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है। इसका मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन छोटी होती जा रही है, छोटी होने मतलब जनसंख्या जमीन के अनुपात में काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो ये कुछ कारक है। तो इसको कैसे कंट्रोल करें, तो जागरूकता फैलाकर जनसंख्या को अपन कंट्रोल करेंगे, ताकि लोगों को समझाएंगे कि अधिक जनसंख्या होगी तो उसका क्या क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा अपन कैसे कंट्रोल करेंगे, सरकारी कठोर नीति अपनाएंगे, और कठोर नीति अपना करके अपन जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन कैसे कंट्रोल करेंगे, परिवार नियोजन कार्यक्रम अपना करके, है ना। तो परिवार नियोजन के माध्यम से भी अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है विवाह की औसत आयु बढ़ा करके, औसत आयु जो है जैसे मान लिया 18 वर्ष लड़की की है उसको 21 कर दे, 21 वर्ष लड़के की है उसको 24 कर दे। इस प्रकार से औसत आयु जो है, या फिर बाल विवाह है जो अधिकतम हो रहा है, बाल विवाह की अवस्था जो है उसको अपन रोक करके जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, है ना। और लोगों को समझा करके, या फिर सरकार सख्त कठोर नीति अपना करके भी इसको कंट्रोल कर सकती है। उसके बाद में आता है जनसंख्या के लिए थॉमस माल्थस का कथन। थॉमस माल्थस ने जनसंख्या के संदर्भ में क्या कहा था। माल्थस का संबंध कहां से है, यूके से है, ब्रिटेन से। माल्थस का संबंध कहां से है, ब्रिटेन से है। और इन्होंने एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने माल्थस ने बताया था कि 1798 ईस्वी में अपना सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा था कि लोगों की जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा काफी तेजी से बढ़ेगी आने वाले समय में, और ये बढ़ती हुई जनसंख्या है वापस पुनः स्वतः कंट्रोल हो जाएगी। और कंट्रोल कैसे होगी, इसका परिणाम क्या होगा, अकाल पड़ेगा, बीमारियां फैल जाएगी, महामारियां, और युद्ध होगा। तो युद्ध के द्वारा ये जनसंख्या पुनः नियंत्रित हो जाएगी। तो माल्थस ने पहले अनुमान लगा दिया कि जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो संसाधनों पर लोगों का कब्जा होगा, संसाधन कम होंगे तो फिर या तो महामारियां फैलेगी, प्रकृति में अनबैलेंस होगा, और या फिर युद्ध होगा, लोग आपस में लड़ेंगे, मर कर जाएंगे, और जनसंख्या धीरे धीरे पुनः कंट्रोल हो जाएगी। तो ये किसका सिद्धांत था, थॉमस माल्थस का, जिसका संबंध कहां से, ब्रिटेन से। ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। वाव, ये था
विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। धन्यवाद आप सभी का। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है, क्योंकि हमारा प्रयास अभी इसी रूप में है, स्टडी से हम दूर होने के कारण सर्वा क्लासेज आपके लिए क्लास दे रहा है, ताकि आपकी ज्योग्राफी की जो क्लास है वो प्रॉपर चलती रहे, है ना। तो क्लास यदि अच्छी लगे तो सभी साथी है जो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं, इस पाठ के प्रश्नों के साथ मिलेंगे, कौन से प्रश्न यहाँ से बनेंगे, कैसे उनका उत्तर लिखा जाता है उस बिंदु के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।